हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 20। कितना पढ़ेंगे? पार्ट कितना है अपना? पार्ट 20 है। पेज नंबर कितना निकालेंगे? 116। पार्ट से कोई मतलब नहीं, पेज नंबर 116 निकालिएगा। किस बुक का? इस बुक का, सर जी का, ये खान सर का जो बुक बिहार पुलिस का बुक है ना, इसको निकाल लीजिए और 116 पेज नंबर पर आ जाइए और 1 नंबर क्वेश्चन निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे फटाक से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? 1 नंबर का आंसर करेंगे। बताइए कहाँ से शुरू हुई? कहता है बिहार में। सबसे पहले तो बिहार की बात हो रही है। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, इसका आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बता दीजिए फटाक से, है ना, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से क्या हुआ? 1857 की क्रांति शुरू हुई, है ना। बिहार में क्या है? देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान है ना, उसी स्थान से 1857 में जो क्रांति हुई थी वही स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अब आइए देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रथम संग्राम 1857 की क्रांति को माना जाता है। प्रथम संग्राम, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का प्रथम संग्राम किसे माना जाता है, तो ऑप्शन में आपका क्या मानेंगे? 1857 की क्रांति को माना जाता है। वेरी गुड। देखा, जिसकी बिहार में शुरुआत देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से जून 1857 में हुई। वर्तमान में देवघर जिला झारखंड राज्य में पड़ता है। अभी कहाँ है? झारखंड। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? इसका आंसर करेंगे। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, है ना। इसका आंसर फटाक से बताइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहेंगे आप कि जगदीश चंद्र माथुर को, है ना, जगदीश चंद्र माथुर को क्या जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक के कवि हैं, ठीक है, या फिर रचनाकार भी बोल सकते हैं। कहता है जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के कवि हैं तथा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा भोर का तारा। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा शब्द लिखा गया है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है भोर का तारा और ओ मेरे सपने नाटक के रचयिता यही हैं, है ना। जगदीश माथुर क्या हैं? इस नाटक के भी रचनाकार हैं। भोर का तारा और ओ मेरे सपने। ठीक है, याद रखेंगे ना। वेरी गुड, याद रखना है। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना उसे अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछे तो रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ जाएंगे, हाथ से निकलने नहीं देना है। ठीक है, आ जाइए देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं काला शोक कौन से वंश के थे? काला शोक कौन से वंश के थे? इसका आंसर बता देना है 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का आंसर क्या करेंगे? बताइए 3 नंबर का आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर अगर सही देना है, 1 नंबर लेना है, तो क्या करेंगे? शिशु नाग वंश लगाएंगे, है ना। काला शोक कौन से वंश के थे? तो शिशु नाग वंश के थे, है ना, याद रहेगा। वेरी गुड। काला शोक शिशु नाग का पुत्र था। क्या बोलेंगे? काला शोक शिशु नाग का पुत्र था तथा काला शोक मगध का शासक भी बना तथा इसे पुराणों में काकवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे पुराणों में? काकवर्ण कहते हैं। और काला शोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया है। याद रखेंगे ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कहता है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। कहता है काला शोक शिशु नाग का पुत्र था। काला शोक कौन था? शिशु नाग का पुत्र था। और याद रखेंगे काला शोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया है। काला शोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया है, याद रखेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए देखिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन का पूरा ऑप्शन देखिए। कहता है कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसका आंसर कीजिए। कहता है कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जो है वो जोड़ दी गई थी 56 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गठन के समय। इसका आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? बहुत प्यारा इसका आंसर है, मैं बताऊं, बहुत प्यारा आंसर है। 1 नंबर लेने के लिए आपको करना पड़ेगा तेलुगु पे क्लिक। ठीक है, तेलुगु पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए कहता है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत की आज़ादी के बाद भाषा पर आधारित राज्य निर्माण की मांग होने लगी तथा भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना तथा वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई तथा इसी समय हैदराबाद को
आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना तथा हैदराबाद को तेलंगाना राज्य की राजधानी बनाया गया। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे स्टॉप हो जाए थोड़ी देर के लिए, मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पे, आगे आ जाएंगे, सबसे आगे कहता है भारत की आज़ादी के बाद, है ना, भारत की आज़ादी के बाद क्या हुआ, भाषा पर आधारित राज्य निर्माण की मांग होने लगी। ठीक है, ये बात जानने वाली है। भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना। भाषा के आधार पे, इसका आंसर क्या हो, देखिए अगर क्वेश्चन कह देगा कि भाषा के आधार पे, देखिए कहेगा कि भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना, तो हम लोग इसका आंसर फटाक से करेंगे कि आंध्र प्रदेश बना, है ना। अब वर्ष अगर पूछे तो 1953 ईस्वी याद रखेंगे, है ना। तथा वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई। 56 में क्या हुआ, तेलुगु भाषा को जोड़ दी गई। ठीक है, इसी समय हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया, है ना। 56 में ही क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ, हैदराबाद बताया गया। ठीक है, अब देखिए एक और प्यारा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना। अगर कह देगा क्वेश्चन कि तेलंगाना नया राज्य कब बना, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 जून 2014, 2 जून 2014। तथा हैदराबाद को तेलंगाना राज्य की नया राजधानी बनाया गया। ठीक है, अब देखिए कहता है तेलंगाना नया राज्य बना तथा हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी बन गई हैदराबाद। हैदराबादी स्टाइल है ना। चलिए 4 नंबर का आंसर हो गया। 5वें नंबर पे आते हैं, जीन बाबा पे आ जाइए। जीन की खोज किसने की थी, इसका आंसर करेंगे जीन की खोज किसने की थी। 5 नंबर का आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, 5 नंबर का आंसर जो है वो जीन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएंगे, जॉ से ही इसका आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएंगे, जोहानसन, है ना, जोहानसन। जीन की खोज किसने की, ज से ये भी स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं अपने नाम को इसमें जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, जोहानसन, है ना। जीन की खोज किसने की, जोहानसन। देखिए कहता है कि जीन की खोज विलियम जोहानसन ने 1909 में की थी। ये डेनिश वंशपति शास्त्री थे। डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो आनुवंशिकी लक्षणों का आधार एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं। आगे समझ में, जीन की खोज विलियम जोहानसन ने कब की थी, तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, यह कह रहा है कि जीन थे ये डेनिश वंशपति शास्त्री थे, है ना। जीन डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो डीएनए कहते हैं ना, डीएनए, है ना। जीन डीएनए कहता है, जीन डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। आ जाइए पावापुरी पे, है ना। पावापुरी बिहार के किस जिले में है, पावापुरी, पाँव लागू ऐसे बोलते हैं हम लोग, पाँव लागू, बिहार से होंगे तो जानते होंगे, है ना। तो पाँव लागू, पावापुरी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, पावापुरी याद रखेंगे। कह रहा है बिहार के किस ज़िले में है पावापुरी, बस इसका आंसर बता देना है किस ज़िले में पावापुरी है ना। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएंगे प्यारे प्यारे नालंदा, है ना, नालंदा। पावापुरी जो है नालंदा में है। ठीक है, कहते हैं ना पावापुरी बिहार के किस ज़िले में, अगर जिला की बात करें तो नालंदा जिला में पावापुरी है, याद रखेंगे, वेरी गुड। अब देखते हैं भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई तथा महावीर जी ने अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया जो बिहार राज्य के नालंदा जिले में पड़ता है। वेरी गुड। 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया ना, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, प्रथम गृह मंत्री का नाम बता देना है, बताइए। स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के, सुंदर भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, इसका आंसर बताइए फटाक से। 7 नंबर क्या हो जाएंगे आंसर, तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएंगे, अगर 1 नंबर लेने हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे समझ में, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भारत के प्रथम उप
प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तथा वर्तमान 2023 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो सब कोई जानता है। देखिए अब इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। कहता है भारत के प्रथम, देखिए कहता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, अगर उप प्रधानमंत्री की बात होगा तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम की बात होगी, तो है ना। कहता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रथम गृह मंत्री तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, लौह पुरुष। लोहा से याद रखिए, लोहा से याद रखेंगे, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। अब वर्तमान में अगर बात करें कि बताइए वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो हम लोग कहेंगे बताना है तो बताना है ना जी। तो गृह मंत्री अभी जो हैं वो कौन है, अमित शाह हैं। अमित शाह मोटे मोटे, है ना जी। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हो गया अपने 8 नंबर की तरफ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका आंसर कीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। 8 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही प्यारा, ABCD में A नंबर हो जाएंगे, विटामिन A, है ना। रतौंधी किस विटामिन की अगर बात करें कि अगर कह दे कि विटामिन A की कमी से कौन से रोग होते हैं तो रतौंधी। अगर कह दे कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, विटामिन A की कमी से, है ना। अब आइए देखिए कह रहा है कि रतौंधी का सबसे आम कारण रेटिनाइटिस यानी कि पिगमेटोसा एक विकार है, तथा यह रोग मुख्यतः विटामिन A की शरीर में गंभीर कमी के कारण होता है। आगे समझ में, रतौंधी का सबसे आम कारण क्या है बताइए, रेटिनाइटिस। क्या है, रेटिनाइटिस पिगमेटोसा, है ना, एक विकार है, तथा यह रोग मुख्यतः किस, विटामिन A की कमी से होती है। वेरी गुड। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस सेट में दे दिया है ना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज, ये जो न्यूट्रॉन है ना, इनकी खोज किसने किया था, बस इतना ही बता देना है, आगे बढ़ जाना है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर 1 नंबर लेने हैं तो सही आंसर करने होंगे, है ना। आइए कर रहा है कि जेम्स चैडविक 1931 ईस्वी, है ना। जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। अगर सन पूछे तो 1931 याद रखेंगे, याद रहेगा ना। क्या याद रखना है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो हम लोग कहेंगे जेम्स, है ना। जेम्स करो, जेम्स चैडविक 1931 ईस्वी, ठीक है। अब ये कह रहा है बात वही है ना। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित में करता है, किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है बताइए। इसका आंसर 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार हर सेट में देखने को मिलता है। अब बताइए इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर डेली का सेट मारने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा हो जाएंगे, ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, किस ऊर्जा में परिवर्तित, है ना। कहता है परिवर्तित में करता है। कहता है कि अरे देखिए कह रहा है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डॉट परिवर्तित में कर देता है, किस ऊर्जा में, चुंबकीय में, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे 10 नंबर। तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा, सीधी सी बात है, हर सेट में मारते आ रहे हैं लोग, है ना। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित में कर दे, कहता है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, बस बात खत्म। अब देखिए कहता है कि वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाष्प इंजन मुख्यतः रेलगाड़ियों में उपयोग किया जाता था। आजकल उनके स्थान पर डीजल इंजन उपयोग में आने लगे हैं। याद हो गया, वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ना, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर कीजिए, बहुत प्यारा है, बचपन से जुड़ा हुआ है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ना। 11 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा। तो अगर 1 नंबर लेने हैं तो बचपन की बातें याद करने होंगे, हीलियम, है ना। जो गुब्बारे में जो गैस भरे जाते हैं ना
वो गैस हीलियम होते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है गुब्बारे में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि वातावरण में उपस्थित अन्य गैस की तुलना में इसका भार कम होता है, अतः यह वातावरणीय दबाव के कारण ऊपर की ओर उठता जाता है। हालांकि हाइड्रोजन का भार भी कम होता है, परंतु हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। हो गया समझ में आया? अब 12 नंबर क्वेश्चन कीजिए। कहता है व्याकुल का संधि विच्छेद है। व्याकुल का संधि विच्छेद, इसको तोड़ दीजिए उसके बाद जोड़ दीजिए। चलिए 12 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बता रहे हैं? आइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे 12 नंबर का? तो आप कहेंगे सीधी सी बात है कि 12 नंबर का जो आंसर मारेंगे हम लोग बी प्लस आकुल, व्याकुल, बी प्लस आकुल, व्याकुल हो गया संधि विच्छेद, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है अगले सेट में। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? 13 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से, क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से, फटाक फटाक फटाक। 13 नंबर का आंसर तो आप कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है तो वो क्या होता है? CO2 से होता है ना? CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग CO2 गैस से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, देखता है ग्लोबल वार्मिंग, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग CO2, देखिए 2 हिंदी में लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग करने का थोड़ा सा इशू है ना, मोबाइल से करने होते हैं तो उतना नहीं हो पाता है ना, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमें क्षमा कर देना। ठीक है, देखिए कहता है ग्लोबल वार्मिंग CO2 गैस के कारण होती है। ठीक है, कहता है CO2, यहाँ 2 नीचे रहेंगे, एक भारी गैस है जो पृथ्वी की सतह के पास परत के रूप में बनी रहती हैं। यह गैस सूर्य से आने वाली रेडियो तरंगों को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में मदद करती हैं। आइए एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो CO2 गैस के कारण होता है, CO2 एक भारी गैस है। उठ ही नहीं रहा है, एक बार एकदम याद रखेंगे, CO2 भारी, उठ ही नहीं रहा है, ऐसे याद रखेंगे ना। तो CO2 एक भारी गैस है जो पृथ्वी की सतह के पास परत, कहता है पृथ्वी की सतह के पास परत के रूप में बनी रहती है ना, परत के रूप में बनी रहती है। कौन? CO2। यह गैस सूर्य से आने वाली रेडियो तरंगों को अवशोषित कर, है ना, सूर्य से जो आ रहा है ना, करा यह गैस सूर्य से आने वाली रेडियो तरंगों को अवशोषित करता है ना, और उसके बाद पृथ्वी का तापमान बढ़ने में मदद कर देता है। अभी इतना तापमान बढ़ा दिया है तो इसका कोई जोड़ ही नहीं है ना, गर्मी बहुत है यहाँ। अब देखिए कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन √5 क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये मैथ का सवाल है तो मैथ वाला क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर कीजिए। विद्युत धारा को जो है मापेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, है ना? 15 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, बताइए क्या हो जाएंगे। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या करेंगे आप बताइए। आप कहेंगे कि अमीटर, है ना, एमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, है ना। आइए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कहते हैं विद्युत धारा मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है तथा विद्युत विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जो कि खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना है ना। देखता है विद्युत धारा मापने के एमीटर का उपयोग होता है, ठीक है। वही कह देगा कि विद्युत विभव मापने के लिए, विद्युत धारा की बात होगा तो मापने के लिए एमीटर हो जाएंगे। अब विद्युत विभव की अगर मापने की बात हो जाएंगी तो वोल्ट मीटर हो जाएंगे। याद रखेंगे ना, अगर धारा नापना है, विद्युत धारा नापना है तो एमीटर, अगर विद्युत विभव मापना है तो वोल्ट मीटर। याद रखेंगे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है ये। देखिए हमें लगता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ना बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से हमें लगता है ना कि 50 या 60 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा समय बचा नहीं, एकदम झोंक दीजिए खुद को, एकदम पूरा एकदम जोर लगा दीजिए। किसी काम से, किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस एक ही दुनिया में जीना है, हर हाल में हमें एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत चलाक। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो 16 नंबर का आंसर क्या करेंगे, बता दीजिए। इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे
क्या हो जाएंगे 16 नंबर का। तो आप कहेंगे कितने बार तुम मार रहे हैं टंगस्टन को, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। देखते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा सन 1878 में किया गया। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए यहाँ। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है भैया। अब एक और क्वेश्चन आपको याद करने के लिए दे दिया, वो भी फ्री में। देखिए कहता है बल्ब का आविष्कार किसने किया बताइए तो जल्दी से। तो आप कहेंगे थॉमस एल्वा एडिसन ने। अगर हम पूछ दें कि बताइए बल्ब का आविष्कार जो है वो कब हुआ, तो 1878 में। रिमाइंड कीजिए 1878 में, है ना। ये जो बल्ब का आविष्कार किया गया थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। लेकिन अगर हम पूछ दें कि साल बता दीजिए, आप तो बहुत चालाक हैं, आप तो जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया, साल भी बता दीजिए। तो हम कहेंगे 1800 कितने 1878। 1878 याद रखेंगे। आ रहा है 1878, ऐसे याद रखेंगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए हो गया ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कहता है कि WHO का पूरा नाम। वाओ कितना प्यारा कितना हलवा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि WHO जो है उसका फुल फॉर्म बता दीजिए। हम लोग कितनी बार इसको पढ़े हैं, बस फुल फॉर्म बता ही देना है, अभी हिंदी में बता देना है। बताइए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। चलिए बता दीजिए। हमें आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आपका आंसर सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हर बार हम लोगों को टीवी में चाहे न्यूज़ में बहुत बार देखने को मिलता है WHO का। WHO ने ये किया, WHO ने क्या है किया, है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा हिंदी में अगर कहे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका हो जाएगा। ठीक है। इसका अगर इंग्लिश की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी इसका काम खत्म कर दीजिए, कीजिए इसका काम खत्म। देखिए सबसे पहले यहाँ WHO, इसको अगर हिंदी में कहें इसका मतलब बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हिंदी में क्या मतलब है। WHO क्या है तो आप क्या कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन है। विश्व की बात कर देंगे फटाक से, स्वास्थ्य पे आ जाएंगे, संगठन की बात कर देंगे। अगर हम कहेंगे कि बताइए इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म, तो आप क्या कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। अगर हम कहेंगे कि ठीक है बताइए, बहुत बता रहे हैं, आप बताइए WHO का जो है स्थापना कब हुआ, तो आप क्या बताइएगा 7 अप्रैल बताइएगा। उसके बाद 1948, है ना। क्या हो जाएंगे 7 अप्रैल 1948 हो जाएंगे, है कि नहीं, होंगे कि नहीं बताइए, आप ही बता दीजिए हो जाएंगे कि नहीं, है ना। तो यहीं पे अपना WHO का काम ख़त्म करते हैं। अगर कह देवेगा कह देवेगा कि मुख्यालय बताइए, तो आप क्या कहेंगे WHO का मुख्यालय की बात कह दे तो आप क्या कहेंगे कि जिनेवा स्विट्जरलैंड, है ना। जिनेवा कहता है स्विट्जरलैंड, है ना। आइए हो गया ना क्लियर, वेरी गुड। स्विट्जरलैंड याद रखेंगे, बस हो जाता है, कब से तो बोल रहे हैं ना, मुंह दुख गया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ये है मैथ का सवाल, लेकिन आंसर दे दीजिए इसका भी। क्या हो जाएंगे बताइए, क्या हो जाएंगे इसका आंसर 18 नंबर का। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या है, आप कहेंगे इसका आंसर व्यास हो जाएंगे, हम भी मान लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है बताइए। भारत में जो वित्तीय वर्ष है ना, वित्तीय वर्ष यहाँ देखिए लिख दें, वित्तीय वर्ष जो है वो कब शुरू होता है, बस यही बता देना है। 1 नंबर ले लेना है। कितने नंबर लेंगे आप इसके लिए, तो आप 1 नंबर लेंगे। ठीक है। आइए अब इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 19 नंबर का आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या है वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च तक रहेगा। ठीक,
1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि भारत सहित विश्व के कई देशों में एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से मानते हैं तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को मानी जाती है। वही बात है। अब आ जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। रिजर्व बैंक का मुख्यालय बता देना है। बता के 1 नंबर ले लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। बताइए बताइए, है ना। आंसर 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 क्या हो जाएगा, है ना, आपकी जीत के लिए, है ना। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 20 नंबर का रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो आप करेंगे वो आंसर मुंबई, मुंबई, है ना। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे जिसका हम लोग देखेंगे, आंसर करेंगे। कहता है भारत में बैंकों का बैंक, भारत की बात करें और बैंकों की बैंक करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, को कहते हैं। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं यानी RBI को कहते हैं। चलो एक तो काम खत्म। दूसरी काम कर देगा कि बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आप क्या कहेंगे? 1 अप्रैल 1935 को हुई। आप कह देंगे कि बताइए RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है ना। कहेंगे मुंबई। अगर और ऑप्शन दे दें, राज्य की ऑप्शन दे दे तो महाराष्ट्र कह देंगे। तो देखिए 3 क्वेश्चन बना कि नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। वेरी गुड। 21 नंबर क्वेश्चन का आप अपन आंसर कर लेंगे मैथ वाला क्लास में। ठीक है। आप 22 नंबर का आंसर पे आ जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए देखिए क्या कर रहा है, सो रहे हैं। अरे ऐसा क्यों? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहता है COOH में कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप हैं, क्या हैं? 22 नंबर का आंसर करेंगे। चलिए सोना नहीं है, 22 नंबर का आंसर कीजिए। आंसर आंसर आंसर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक है। ये जो है ना इसका नाम क्या है? COOH में जो होता है ना कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक, है ना। या हम मेरे साथ बोलिए कार्बोक्सिलिक, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है। देखिए COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्यात्मक ग्रुप है जिसमें कार्बन कहता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तथा एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है। आगे समझ में अब आइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कहता है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? वोट देने गए हैं कभी? नहीं गए हैं? इसका आंसर सही करके दिखाइए। हम हर साल वोट करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? वोट करते हैं और किसी को ना किसी को जिताते हैं, है ना। चलिए तो इसका भी आंसर करेंगे आप लोग। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? और कमेंट में बताएंगे कि आप जिसको वोट दिए हैं क्या वोट आपका सक्सेसफुल रहा है, या फिर वोट देने के बाद अगर वो इंसान जीत गया तो आपको गुस्सा ही गुस्सा आता है ना। बताइए तो थोड़ा हम भी जाने, हम तो फंसे हुए हैं खुद वोट दे के। ऐसे इंसान जीत गया कि क्या ही बताया जाए, है ना। चलिए 23 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 23 नंबर का आंसर, वोट लेने के समय हर कोई आता है, कुछ काम करवाना हो ना तो नहीं हो पाता है ना, इसीलिए थोड़ा बुरा लगता है। बुरा थोड़ा नहीं, बहुत बुरा लगता है। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत समय ले लिए, इसका आंसर बताइएगा। तो आप इसका आंसर जो है वो कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए जो स्याही का यूज किया जाता है वो कौन सा स्याही होता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। ठीक है, चांदी वाला में आ जाएंगे। अगर ये ब्रोमाइड कहेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। दिक्कत है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए सिल्वर नाइट्रेट याद रखेंगे। नाई मोसदारी बनाने वाला नाई ट्रेट, है ना, केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आय हाय कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर का आंसर कीजिए। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए जो क्वेश्चन हम बता दिए हैं ना वो आता है तो मेरे को बहुत मज़ा आता है कि ये फिर से आ गया, अरे फिर से आ गया।
तो ऐसे ऐसे शब्द निकालने होते हैं, मतलब अपने से आ जाता है। चलिए 24 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे 24 नंबर का आंसर। आप कहेंगे सीधी सी बात है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, वाट तो ही हो जाएंगे। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, वाट लगा देना है, बस वाट लगाना है। प्रति सेकंड किया गया कार्य अथवा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है तथा कार्य का ऐसा ही मात्रक मूल है ना। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वाट है और कार्य का ऐसा ही मात्रक जो है जूल है। याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे खुद से मैथ वाले क्लास में, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है कि इसमें से तरल तत्व कौन सा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें जो तरल तत्व है ना, देखिए थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए कहता है तरल तत्व, क्या कह रहा है, तरल तत्व जो है वो कौन सा है। 26 नंबर का आंसर करेंगे। बताइए तरल तत्व क्या है। तरल तो आप कहेंगे पारा है। तरल तत्व क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पारा। वेरी गुड। देखिए कहता है 27 नंबर क्वेश्चन अपना देख लेना है, मैथ का क्वेश्चन है, बना लेना है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है मानव के हृदय में कितने बेशम पाए जाते हैं। बेशम है ना, बेशम कितने पाए जाते हैं बताइए। मानव के हृदय में कितने बेशम पाए जाते हैं। 28 नंबर का आंसर करेंगे, है ना। बताइए 28 का आंसर करेंगे। 28 का क्या हो जाएगा। कहता है मानव के हृदय जो है ना, हृदय में कितने बेशम पाए जाते हैं। तो 4 बेशम पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 4 बेशम पाए जाते हैं। आया समझ में। वेरी गुड। और भाई 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कहता है सलाइवा यानी लार किसके पाचन में सहायता होता है। 29 नंबर का आंसर करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा। कहता है सलाइवा लार किसके पहचान में सहायक होता है ना। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। तो आप कहेंगे मीठा, ग्लूकोज या शर्करा। सलाइवा लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो मीठा, ग्लूकोज या शर्करा में, ठीक है। अब आइए कहता है सलीवा मुंह में उपस्थित लार ग्रंथि से उत्सर्जित होती हैं तथा ये मीठे ग्लूकोज या तथा शर्करा के पाचन में सहायक होती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है बसु मेरे नयनों में नंदलाल काव्या पंक्ति किसके द्वारा रचित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर कीजिए। तो कह रहा है कि बसु मेरे नैनों में नंदलाल काव्या पंक्ति किसके द्वारा रचित है। 30 नंबर का आंसर करेंगे। चलिए फटाक से कीजिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि मीराबाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मीराबाई हो जाएंगी। देखिए बसु मेरे नैनन में नंदलाल काव्य जो है किसकी है, मीराबाई की है। बसु मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा बाई कहलाती हैं। कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आय है कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। हाँ जी। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। इसका आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा। 31 नंबर का आंसर बता दीजिए, फटाक से बता दीजिए। 1 नंबर मिलेगा आपको। 31 नंबर कहता है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है कौन, घनानंद। एक कहते हैं घनानंद रीति मुक्त काव्य के कवि हैं। उन्होंने 39 रचनाएं लिखी हैं जिनमें प्रमुख ब्रजविलास, विरह लीला हैं, प्रमुख है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं अभी तुरंत बता देती हूँ। 1 सेकेंड दीजिए हमको। देखिए कह रहा है अगर पूछे घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं तो रीति मुक्त हम लोग पहले ही जान गए हैं, ठीक है। उन्होंने कह देगा कि घनानंद कितनी रचनाएं लिखी। 40 में एक कम बता देना है, 39 है ना। अब आइए यानी कि कितना 39 है ना। जिसमें प्रमुख है ब्रजविलास और विरह लीला। भगवान जी से ही जुड़ा हुआ है, ऐसे याद रखेंगे। ब्रज है ना, ब्रज की भूमि, ब्रजविलास ऐसे याद रखेंगे। ब्रजविलास और विरह लीला, ठीक है। चलिए याद रखेंगे ना। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे मैथ वाले क्लास में। 33 नंबर आ जाते हैं। 33 नंबर क्या हो जाएगा देखिए। 33 नंबर का आंसर कीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र है क्या है।
एक सेकंड हमको दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं तो मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। सी है और 6 नीचे, एच 12 नीचे है ना, फिर एच 12, फिर ओ है ऐसे कुछ ऐसे और 6 ऐसे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि टाइपिंग मोबाइल से नहीं हो पाता है, इस तरीके से नहीं लिखा पाता है। इसके बारे में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। मैं जानकारी करूँगी और कोशिश करूँगी मैं सही लिखूँ, ठीक है। अब बताइए, ग्लूकोज का सूत्र क्या है बताइए। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए। ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? 33 नंबर का आंसर क्या करेंगे बताइए। 33 नंबर का आंसर जो है वो हम बता रहे हैं क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। C6H12O6 हो जाएंगे, C6 हो जाएंगे, H12 और O6 हो जाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, ग्लूकोज का कहते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र वही है, यह स्वाद में मीठा तथा जल में घुलनशील होता है। कह देगा कि ग्लूकोज स्वाद में कैसा होता है, कभी सीखा होंगे हैं आप? हाँ, ये स्वाद में मीठा होता है और जल में घुल जाता है, यही तो है ग्लूकोज। ग्लूकोज कभी कभी, अब मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपल से जाइए किसी मेडिकल स्टोर से ग्लूकोज का डिब्बा खरीद के लाइए और देखिए तो कैसा स्वाद है, मीठा है ना। और जल में घुला के देखिए, एकदम जल जैसा, मतलब घुल जाता है एकदम तुरंत ले। तो ग्लूकोज याद हो गया ना आज के बाद, ग्लूकोज मीठा होता है, जल में घुलनशील। वेरी गुड, बहुत चालाक है आप, याद हो गया एक बार में ही। अब देखिए, काल तुझसे हो रहे मेरी, काल तुझसे हो रहे मेरी कविता के लेखक कौन है बताइए। काल तुझसे, देखिए काल से कर रहे हैं, काल तुझसे हो रहे मेरी कविता के लेखक कौन है? 34 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, क्या हो जाएंगे? इसका आंसर जो है शमशेर सिंह बहादुर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो शमशेर है, ये तो शेर है खुद में। काल से कह रहे हैं, काल तुझसे हो रहे मेरी, ऐसे याद रखेंगे, है ना। तो चलिए, याद हो गया ना, काल तुझसे हो रहे मेरी कविता के लेखक कौन है? शेर बहादुर, है ना, शमशेर बहादुर सिंह। आइए, याद हो गया 34 नंबर का, क्लियर, ओके। देखिए, कहता है शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं, जिनके द्वारा काल तुझसे हो रही मेरी कविता के अलावा बात बोलेगी, क्या बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, वह इतने पास अपने आदि कविताएं भी हैं। देखिए, कह रहा है शमशेर सिंह बहादुर सिंह क्या है? अगर पूछ देगा शमशेर सिंह बहादुर सिंह किस भाषा का साहित्यकार है ना जी। तो हम लोग भाषा की अगर बात करेंगे तो हिंदी कहेंगे, हिंदी, क्या कहेंगे, हिंदी, है ना, हिंदी पे आ जाएंगे। शमशेर सिंह को जानते हैं। अब आ जाएंगे, कह रहे हैं कि देखिए, इनके द्वारा शमशेर सिंह के द्वारा क्या लिखा गया? काल तुझसे हो रही मेरी कविता। इसके अलावा भी लिखा गया है बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, है ना, बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। इतने पास अपने, ये भी कहता है वो इतने पास अपने, ये भी हो जाएंगे, है ना। तो अपना ये ख्याल रखेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब अजय 35 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर किसी के घर में जन्म लेते हैं बच्चे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो जो सिस्टर टीका लगाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो कौन सा टीके लगाते होंगे? सोचा है कभी? चलिए, इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे। 35 नंबर का आंसर करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे हेपेटाइटिस बी का और पोलियो का भी टीका लगाया जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का और पोलियो का भी लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, थ्योरी क्या कर रहा है, कहता है नवजात बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर बच्चों को हेपेटाइटिस बी के अलावा पोलियो की 0 खुराक व BCG का टीका भी लगाया जाता है। आ गया समझ में? ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? इसका आंसर कीजिएगा। कहता है डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? आंसर कीजिए फटाक से, क्या हो जाएंगे इसका आंसर, है ना। चलिए,
बताइए तो क्या हो जाएंगे, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। 36 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे कि दूध का उत्पादन। सीधी सी बात है, हम लोग डेयरी पर से दूध लाने जाते हैं, है ना। चलिए, कहते हैं डेयरी फार्म पशुओं से जुड़ा उद्योग है जिसमें मुख्यतः दूध का उत्पादन होता है, लेकिन दूध के उत्पादन के साथ साथ मक्खन, पनीर, दही, घी, ये सब भी वहाँ मिल जाता है। ठीक है, डेयरी फार्म पे। चलिए, और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे मैथ वाले क्लास में। आ जाएंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। क्या है स्थिति? कहता है जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे 38 नंबर का, बताइए। उसे क्या कहते हैं सर, बताइए। तो आप लोग क्या इसका आंसर करेंगे? 38 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएंगे एकाधिकार, क्योंकि एक विक्रेता होता है तो एकाधिकार कहेंगे। एक एक अधिकार है, एक एक अधिकार है, एक एक को बेच सकता है। विक्रेता माने बेचने वाला, है ना। आइए, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार एक बाजार की स्थिति को संदर्भित करता है। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। क्या चीज़ से बनाया जाता है भाई? विद्युत चुंबक। हम लोग जो नहीं, देखिए हम लोग छोड़िए, कहता है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। इसका आंसर कीजिए, बस ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए तो। 39 नंबर का नरम लोहे से बनाया जाता है। क्या? नरम लोहे से बनाया जाता है विद्युत चुंबक। आगे समझ में, याद रखेंगे। अब देखता है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत मोटर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर आदि में किया जाता है। वेरी गुड। अब आज 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? 40 नंबर का आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएंगे? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएंगे सर, बताइए। 40 नंबर का आंसर, इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे इसबगोल। क्या हो जाएंगे? इसबगोल। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? इसबगोल, है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कहते हैं इसबगोल एक लुप्त प्राय औषधि पादप है। यह एक झाड़ीनुमा पौधा है। एक झाड़ीनुमा पौधा का नाम है इसबगोल। ठीक है, जिसके बीज का उपयोग अनेक प्रकार के रोगों में किया जाता है ना जी। वेरी गुड। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, क्या है? इसका आंसर कीजिए। कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, क्या है ना। 41 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से, क्या हो जाएंगे? इसका आंसर बताइए तो। आंसर क्या हो जाएंगे? 41 नंबर आप कहेंगे कि ऊर्जा का नियम, वह है ऊर्जा का नियम। देखिए कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब देखिए कहता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा दो भागों में बराबर होती है। एक तो निकाय द्वारा किया गया कार्य तथा दूसरे निकाय द्वारा निकाली या प्रवेश ऊष्मा। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। आगे समझ में। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ax², अरे ये तो मैथ है, मैथ क्लास में देख लेना है। ठीक है, ये भी मैथ है, मैथ क्लास में देख लेना है। अब यहाँ आइए, कहता है पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। क्या मांग को? इस मांग को क्या कहेंगे? 44 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे दुलारे स्टूडेंट, चुग्गू मुग्गू मेरे फ्रेंड। चलिए 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। कहता है पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है संयुक्त मांग। क्या कहा जाता है? 44 नंबर का आंसर बताइए तो। क्या हो जाएगा? संयुक्त मांग कहा जाता है। पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। देख कहता है पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। इसके अलावा संयुक्त मांग में चाय व चीनी, कार तथा पेट्रोल को भी शामिल करते हैं। संयुक्त का तात्पर्य है कि दो ऐसी वस्तुएं जो एक साथ काम में आती हैं।
है ना। पेन तथा स्याही एक साथ काम में आती है कि नहीं, बताइए। चाय व चीनी एक साथ काम में आती है कि नहीं। गाड़ी, कार और पेट्रोल एक साथ में आती है कि नहीं। इसी को संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त मांग कहते हैं, जो दोनों एक साथ ही काम आए, है ना। समझ गए, वेरी गुड। अब आ जाइए 45 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था, बताइए। 45 का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, कहता है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे चुग्गू मुग्गू दोस्तों, बताइए, है ना। 45 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सनातन धर्म के लिए। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म का था, किस धर्म की प्रतिष्ठा, तो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, है ना। याद रहेंगे, सनातन धर्म तो याद ही रहते हैं। शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 4 मठों की स्थापना की, जिसमें पहला शारदा मठ, दूसरा श्रृंगेरी मठ, तीसरा गोवर्धन मठ, चौथा ज्योति मठ, है ना, ज्योतिर्मठ, है ना, ज्योतिर्मठ। याद रखेंगे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम चुग्गू मुग्गू वाला क्वेश्चन आ गया। तो कहता है वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं, है ना। 1 सेकंड में इसका आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आपको क्या लग रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। 46 का आंसर क्या हो जाएंगे, बता दीजिए। तो आप कहेंगे सीधी सी बात है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव याद रखेंगे, याद रहेगा ना। देखिए कहते हैं वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, सिंपल सी बात है। अब आ जाएंगे 47 आंसर करेंगे। कहता है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के साथ, बस इसका समय बता देना, बताइए। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, बस इतना ही बता देना कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 47 सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के साथ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 47 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इसका आंसर जो है 23 जून 1757 हो जाएंगे। 23 जून 1757 हो जाएंगे। प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे नदिया कहता है नदिया जिले में हुआ। पूछ देगा प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है, तो आप कहेंगे ना भागीरथी नदी के किनारे। एक क्वेश्चन ये बन गया। कहता है यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई, है ना। याद रखेंगे, जब ये युद्ध हुआ, अगर पूछ देगा कि इसमें जीत किसकी और हार किसकी, तो सिराजुद्दौला की हार हो गई, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। मुद्रा के आंतरिक, अंदर की, मूल्य का अर्थ बताइए। आंतरिक माने अंदर, ऐसे होता है ना। तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, इसका आंसर कर देना है। 48 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 48, है ना, 48 क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाएगा। क्रय, मुद्रा की क्रय शक्ति हो जाएंगे, ठीक है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति, याद रखेंगे, है ना। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति से। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व है, इसमें से तत्व कौन सा है, बताइए। कोई तो तत्व होगा, एगो, नहीं तो नहीं होगा। कहते निम्न में से कौन सा तत्व है, 49 का आंसर कीजिए। जो तत्व है ना वो है हीरा, है ना, हीरा। क्या आंसर हो जाएंगे, हीरा क्या है, तत्व है। देखिए कहता है कि हीरा एक तत्व है और अधातु भी है। हीरा एक तत्व भी है और अधातु भी है। रसायन विज्ञान में तत्व वह शुद्धतम पदार्थ हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणु किसमें, हीरा में पाए जाते हैं। आ गया समझ में। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए मिलके करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। वो कौन सी युक्ति है सर, इसका आंसर कीजिए 50 नंबर का। वो उस युक्ति को खोज के लाइए, है ना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलती है ना, उस युक्ति का नाम बता देना है। क्या हो जाएंगे, देखिए हंस रहे इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए, ठीक है। तो विद्युत कोष हो जाएंगे,
विद्युत कोष हो जाएंगे। ठीक है, युक्ति के नाम पूछे तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति विद्युत कोष कहलाती है। विद्युत कोष विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जिसे रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा। 51 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे। तो आप जब कहेंगे कि स्थिर ताप पर गैस के जो निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करेंगे ना, है ना, कम करेंगे तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट आंसर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52, इनमें कौन सार्क का सदस्य है बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा फटाक से। कह रहा है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य, इनमें से पूछ रहा है, इनमें से सार्क का सदस्य पूछ रहे हैं। 52 नंबर का आंसर करेंगे, है ना। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, मालदीव। वाह, वेरी गुड। क्या हो जाएंगे, इसमें जो ये मालदीव है ना, सार्क का सदस्य है, ये सारे नहीं हैं। सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव शामिल है। जिसकी स्थापना, अगर स्थापना की बात करें, सार्क की स्थापना कब हुई तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। इसका वर्तमान में मुख्यालय क्या है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क के मुख्यालय पूछे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को। देखिए कह रहा है कि सार्क का स्थापना कब हुआ तो याद रखेंगे 8 दिसंबर 1985, याद रखेंगे। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। समझ गए, काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। ठीक है, सार्क का जो सार्क है ना, सार्क का क्या, सार्क का जो मुख्यालय है वो। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा ही विद्युत धारा का मात्रक क्या है। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि हंसी आ जा रही है। बताइए, आय हाय नहीं कहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे हैं कि आय हाय करती हैं, है ना, इसीलिए आया है नहीं कर रहे हैं आज। चलिए बताइए 53 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। 53 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, आप तो कब के आंसर दे चुके होंगे, एम्पियर, है ना। विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है एम्पियर है। अब आ जाइए, कहते विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, अभी तो आगे बताए थे, है ना। अब आइए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। इसका आंसर कीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताइए, कहता है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर औसत की बात करें, अगर औसत की बात करें तो 13 किलोमीटर। कितना, देखिए इसको हटा दे पहले। अगर औसत की बात करें तो 13 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप ध्रुव की बात कर रहे हैं, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है ना 8 किलोमीटर है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर बात करें तो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए औसत दूरी क्या है बताइएगा। औसत दूरी अपना हो जाएंगे 13 किलोमीटर, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर ध्रुवों पर बात करें तो 8 किलोमीटर हो जाएंगे। अगर भूमध्य रेखा पर बात करें 18। देखिए कहता है पृथ्वी पर उपस्थित चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीची की परत है। अपेक्षाकृत या अन्य परतों की तुलना में अधिक गर्म रहती हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया आपको, यहाँ पे इंटरेस्टिंग के साथ कीजिए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है ओजोन, देखिए कह रहा है ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती हैं। ओजोन जो परत है ना, सूर्य से जो आता है ना पराबैंगनी किरणें, है ना, इसका कहता है पृथ्वी से जीवों, इससे पृथ्वी से जीवों की रक्षा करता है। अब आइए, अब आ जाएंगे अपना 55 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। वाओ, वेरी गुड। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया है, बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है लोहे पर जंग लगना,
लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो अब तक आप बोल चुके होंगे कि रासायनिक परिवर्तन है। वेरी गुड, बहुत चालाक है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। पूछ देगा लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो कहेंगे वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होंगी। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ने पे आ जाएंगे अब, है ना। आजकल जूस बहुत पी रहे हैं आप लोग। देख रहा है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर करेंगे 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सर्वाधिक, है ना। सर्वाधिक क्या करता है? उत्पाद करता है सबसे ज़्यादा। तो 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? तो क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आप कहेंगे ब्राज़ील। क्या हो जाएंगे 56 नंबर का आंसर? तो आप कहेंगे ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। देखिए कह रहा है कि विश्व भर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है। वह उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। दूसरा ही स्थान पे हम लोग हैं। पूछ देगा कि दूसरे स्थान पर कौन सा है गन्ना, सर्वाधिक गन्ने का खेती कौन करता है, चाहे उत्पादन कौन करता है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत महान। लेकिन गन्ना उत्पादन में राज्य की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश पे आ जाएंगे। भारत से क्या यूपी में आ जाएंगे, घुस जाएंगे, है ना। उत्तर प्रदेश, राम की नगरी। अब भाई 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? है कितना प्यारा क्वेश्चन है बताइए। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 57 नंबर का आंसर बताइए तो, है ना। आप कहेंगे कि आयोडीन की कमी से हम कितने बार घर में सुन चुके हैं कि घेंघा होता है। घर में ये सारी बातें होती हैं आयोडीन वाली, है ना। कभी कभी बच्चों को हो जाता है, घेंघा फूल जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें गला फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। आगे समझ में अगर पूछ दे, यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना। कहता है, पूछ देगा कि किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो आप क्या कहेंगे? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। वेरी गुड। गुप्त वंश की संस्थापक कौन था? इसका आंसर कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसका आंसर श्रीगुप्त। वेरी गुड। श्रीगुप्त अगर जो मारे होंगे ना, 1 नंबर मिलेगा उन्हें। क्या मिलेंगे? 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो है श्रीगुप्त। गुप्त में ही आंसर है श्रीगुप्त, ठीक है। आइए कहते हैं गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, जो प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था। देखिए कह दे गुप्त वंश जो था भारत का कैसा साम्राज्य था? हम लोग कहेंगे हिंदू साम्राज्य था। इस वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो विष्णुगुप्त। कह देगा कि गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त याद रखेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन हो गए। अब ये बहुत है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहते जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आज का सेट पढ़ा के ना मज़ा आ रहा है हमको। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 59 पे आएंगे क्वेश्चन के। 59 पे क्या हो जाएंगे? हैं? लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड। जय जवान जय किसान, ये जो नारा है ना, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। देखिए कहता है भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध के समय, है ना, 1965 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लेकिन बाद में इस नारे के आगे जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने वह जय अनुसंधान का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देकर जोड़ दिया। वर्तमान में यह नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है? युद्ध हुआ था। समय कब था? 1965। याद रखेंगे कब समय था जी? 1965 याद रखेंगे, है ना। अब देख कहता है कि देश के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने क्या दिया? एक नारा जय जवान जय किसान। इन्होंने दे दिया जय जवान, याद रखेंगे जय जवान जय किसान, ठीक है। अब देखिए लेकिन बाद में इस नारे के आगे जय विज्ञान लगा दिया गया, तो क्या हो गया? जय विज्ञान। अब देखिए अब हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर जोड़ दिया जय अनुसंधान।
नहीं। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि बाद में नारे के आगे जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा, वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया, है ना। अब देखिए जय अनुसंधान का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देकर जोड़ दिए, ठीक है, लाल किले से दिए। तो अब वर्तमान में हो गया है यहाँ पे, देखिए क्या हो गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान पंडित जी वाले मंत्र पढ़ दिए, ठीक है। चलिए मजा आया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व हैं, बताइए मांग के लिए आवश्यक तत्व हैं। वो वाली मांग नहीं समझिएगा, है ना। 60 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। मांग के लिए सब, देखिए मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, ये सभी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएंगे, सभी। किसी भी वस्तु की मांग में वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य व साधन व्यय करने की तत्परता आदि आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है, बताइए। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है क्या है। 61 नंबर का आंसर करेंगे, क्या है। तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है विनिर्माण, है ना। उसको विनिर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब यही होता है विनिर्माण, याद रखेंगे, एकदम रिलेटेड ही है, थोड़ा सा इधर उधर है, विनिर्माण, ठीक है। अब आइए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, क्या साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, बताइए, श्रम, है ना, श्रम हो जाएंगे। उत्पादन का सक्रिय जो साधन है वो हो जाएंगे श्रम, कारखाना में नहीं लगाना है। देखो था उत्पादन के साधन विभिन्न हैं, लेकिन सक्रिय साधन में श्रम को माना जाता है, ठीक है। उत्पादन के साधन विभिन्न हैं, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सक्रिय जो साधन है उसे श्रम को माना जाता है। और 63 नंबर क्वेश्चन को क्या माना जाता है, आइए 63 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत हैं। इसका आंसर कीजिए। 63 नंबर का आंसर करेंगे सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत हैं, क्या है औसत, आंसर कीजिए, है ना। 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए तो फटाक से। तो आप कहेंगे कि इतना समय नहीं लगाना, समांतर मध्य हो जाएंगे, माध्य हो जाएंगे। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत को क्या कहते हैं, समांतर माध्य, ठीक है। अब देखिए अब आ जाएंगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आया है क्या, इतना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि पेट्रोल किस में मापा जाता है 64 का आंसर पूछ लिया, बताइए पेट्रोल किस में मापा जाता है, किलोमीटर, लीटर, मीटर, किस में मापा जाता है। 64 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे 64, हैं लीटर में। हाँ सीधी सी बात है, स्कूटी में हम लोग डलवा जाते हैं लीटर में ही होता है। पेट्रोल किस में मापा जाता है, लीटर में। कितने लीटर लेंगी, ऐसे बोलता है लोग। अब आइए कहता है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, एल्केन का रासायनिक सूत्र बता देना है, बात खत्म। और मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है तो ये हमारे भाषा में लिखा हुआ है कि मैं समझ सकूं, क्योंकि टाइपिंग तो हो नहीं पाता है मोबाइल से। तो देखिए इसको कैसे लिखा हुआ है, CN इस तरीके से लिखा हुआ है, H2 है और फिर N+2 है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप अपना देख लेना, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है, A का, B का, C का, D का। तो आप अपना आंसर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बता दीजिए। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, 65 का आंसर करेंगे, 65 का आंसर। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये वाला जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएंगे, CnH2n+1। अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे, 66 नंबर। देखिए बहुत प्यारा फिर आया है, बोल देंगे। कह रहा है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है। 66 का आंसर करेंगे। इतना प्यारा क्वेश्चन आया है ना, बताइए चाय का सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाय, है ना, चैया का उत्पादन। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे चीन, है ना, चाइना। आइए
देख कहता है विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन चीन देश में होता है। चीन के बाद दूसरे देश का अगर बात आए तो अपना भारत, महान भारत का नाम आ रहा है। तथा भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लोगों को याद करवा दिया। कैसे? कहता है विश्व में सबसे ज़्यादा चाय की अगर विश्व की बात कहेगा तो चाइना पे आएंगे, चीन पे आ जाएंगे। अगर दूसरा स्थान अगर पूछे तो भारत पे आ जाएंगे। अगर भारत में ही राज्य पे पूछे, है ना, राज्य की कहे भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन अगर राज्य की पूछे तो कौन से राज्य में? असम राज्य में, है ना। कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। कौन कौन सा? देखिए यहाँ पे ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 67 का क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बस मृत्यु बता देना है इनका। 67, आइए क्या हो जाएंगे 67 का? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो क्या होंगे? तो आप कहेंगे कुशीनगर। क्या हो जाएंगे? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, कुशी याद रखेंगे। कहते गौतम बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से है तथा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का बचपन में सिद्धार्थ नाम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिए हमको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताने हैं ना। देखिए कह रहा है गौतम बुद्ध का संबंध, अगर संबंध पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे ना बौद्ध धर्म से। कह देगा कि बताइए गौतम बुद्ध का संबंध किसी से है? तो बौद्ध धर्म से। याद रखेंगे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्या बौद्ध धर्म से है ना। गौतम बुद्ध का जन्म अगर पूछ दे तो लुम्बिनी मारेंगे। अगर लुम्बिनी नहीं है और नेपाल है ऑप्शन में तो नेपाल मार लेंगे, है ना। अब मृत्यु अगर कहे तो कुशीनगर अभी मार रहे हैं हम लोग, है ना। कह देगा कि इनका बचपन का नाम बता दीजिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम तो नहीं बताइए तो हम लोग कहेंगे बताना क्या है? सिद्धार्थ नाम था, है ना। वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। पोखरण क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि पोखरण क्या है। 68 का आंसर कीजिए। पोखरण क्या है ना। पोखरण क्या है सर? राजस्थान का एक नगर। बस पोखरण क्या है? राजस्थान का एक नगर का नाम है पोखरण। देखो तो पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक नगर है। भारत ने पहला व दूसरा दोनों परमाणु परीक्षण पोखरण में किए, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है पोखरण के बारे में, नहीं तो पूछता ही नहीं, है ना। पोखरण राजस्थान के कहता है जैसलमेर में स्थित एक नगर है, एक नगर का नाम है पोखरण। अब भारत ने अगर पूछ देगा भारत ने पहला व दूसरा दोनों परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे? तो पोखरण में। याद रखेंगे ना, यहाँ भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 69 का आंसर कीजिए। कहता है गोवा में पहला शासन किसका था? वाह क्या क्वेश्चन है। 69 का आंसर कीजिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए, है ना। क्या हो जाएंगे 69 का आंसर? 69 का आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे? पुर्तगालियों का ही तो राज था गोवा में। सब कहता है गोवा में पहला शासन किसका था? पुर्तगालियों का। ठीक है, गोवा आज़ादी के पहले से ही पुर्तगालियों के अधीन था, जिसे वर्ष 1961 में भारत के 3 सेनाओं ने संयुक्त से ऑपरेशन विजय के माध्यम से स्वतंत्र कराया तथा गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है, कह देगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है गोवा आज़ादी के पहले से ही पुर्तगालियों के अधीन था। आज़ादी के पहले से ही क्या पुर्तगालियों के अधीन था? कह रहा है जिसे 1961 में भारत की 3 सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन विजय के माध्यम से स्वतंत्र कराया। अब देखिए स्वतंत्र कब हुआ? 1961 में। और जब राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। याद रखेंगे गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, याद रहेंगे ना। चलिए याद रहेंगे, अच्छी बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? आय हाय कितना प्यारा क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? 70 नंबर का आंसर कीजिए। क्या हो जाएंगे 70 नंबर का आंसर? क्या हो जाएंगे? आप लोग तो बहुत ही चालाक हैं। क्या बता रहे हैं? राष्ट्रपति, है ना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है वो करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, आइए कहता है कि हर आम चुनाव के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत बहुमत प्राप्त दल नेता के प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का गठन शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, आगे समझ में। मंत्रिपरिषद का गठन यानी शपथ, है ना। मंत्रिपरिषद की गठन कहिए चाहे शपथ कहिए, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आइए
अब 71 नंबर का ट्रांसलेट करना है शायद। देखो था सी इज़ गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी ट्रांसलेट करके बताइए हमको, हम वेट कर रहे हैं। बताइए 71 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे 71, क्या हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे इसका आंसर। ट्रांसलेट कर रहे हैं ट्रांसलेट। तो आप कहेंगे वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। देखिए कह रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, कहता है कहता है ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड गेम्स, यानी वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। आ गया ना। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या अर्थ है किसी कार्य को करने का संकल्प करना। 72 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। 72 नंबर का आंसर एकदम सिंपल है, कोई भी बता सकता है। क्या हो जाएंगे दृढ़ निश्चय। क्या हो जाएंगे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कहते हैं ना यहाँ पे देखिए कह रहा है ना किसी कार्य को करने का संकल्प करने का मतलब लोहा मानना, पीरा डंग का, दृढ़ निश्चय करना। आइए किसी कार्य को करने का संकल्प करना, इसका मतलब है दृढ़ निश्चय करना होता है। 73 नंबर का आंसर करेंगे जो बहुत अच्छा जानता हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। 73 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। 73 का आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे, जो बहुत अच्छा बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हो, है ना। वाक्यांश के सही शब्द एक ही शब्द में क्या कहेंगे, जो बहुत कुछ जानता हो। 73 का आंसर कीजिएगा फटाक से। आप कहेंगे कि बहुयज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, बहुयज्ञ कहेंगे। जो कहता है जो बहुत कुछ जानता हो बहुयज्ञ कहलाता है, एक शब्द में अगर कहें तो। 74 का आंसर करेंगे, कहता है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। वाक्यांश के लिए सही शब्द एक शब्द में क्या कहेंगे, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो एक शब्द में अगर कहें तो क्या कहेंगे। 74 का आंसर कीजिए फटाक से कीजिए, है ना। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लभ। दुर्लभ दुर्लभ कहते हैं, दुर्लभ है ना, दुर्लभ कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन, वाक्यांश के लिए सही शब्द है दुर्लभ। अब 75 का आंसर करेंगे। कह रहा है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए 75 का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। कहता है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। 75 का आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर पढ़ लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। आप कहेंगे इसका आंसर जो है पूंजी का अवमूल्यन होता है। क्या होता है, पूंजी का अवमूल्यन होता है। देखिए कहता है ना मुद्रास्फीति से तात्पर्य है कि वस्तु की उपलब्धता की संख्या के मुकाबले मुद्रा व साख को मात्रा में ज़्यादा वृद्धि हो जो कि विभिन्न कारणों से होती हैं, जिसमें जीवन निर्वाह लागत बढ़ना, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ना व देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी होना है। अब आ जाएंगे हम लोग कितने 76 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। इसका आंसर कीजिएगा थोड़ा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे इसका आंसर। राष्ट्रीय आय क्या है। 76 का आंसर कीजिए फटाक से, बताइए। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन बता सकते हैं, है ना जी। आई होप कि आप बता देंगे, मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है आप लोगों पे। कहता है राष्ट्रीय आय क्या है, तो यह एक क्या है, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय समझ गया, राष्ट्रीय आय यही होता है। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य कहता है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित वही बात है। अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे 77। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। 77 का आंसर करेंगे। 77 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। 77 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए, है ना। तो ये हो जाएंगे, इसका जो आंसर है वो हो जाएंगे NNP GNP, उसके बाद हो जाएंगे मूल्यह्रास। ठीक है, NNP GNP मूल्यह्रास। ठीक है, अब आइए
कहता है जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से सभी मूल्य ह्रास की राशि घट जाती हैं तो जो शेष रहता है उसे एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब देखिए 78 क्वेश्चन क्या कराएगा, तो भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ। आया है, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। कहते हैं भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, इसका आंसर कर देना है बस। 78 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 78 का आंसर जो है वो हो जाएंगे 26 जनवरी 1950। क्या आंसर है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। भारत का संविधान 9 दिसंबर 1947 को बनना शुरू हुआ। एक बनने की बात करेगा तो 9 दिसंबर 1947 याद रखेंगे। अगर 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, ठीक है, 9 दिसंबर 1947 को बनना शुरू हुआ लेकिन 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। लेकिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कह देगा कि भारत का संविधान जो है आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो आप क्या कहेंगे? 26 नवंबर 1949 को। आप कहेंगे कि शुरू कब हुआ, बनना कब शुरू हुआ? बनाने के जब शुरुआत हुई वो 9 दिसंबर 1947 को बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आइए लागू हो गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। याद रखेंगे ना, वेरी गुड। अब आइए, कहता है भारतीय संसद में कितने सदन हैं, इसका आंसर कीजिए 79 का। क्या हो जाएंगे? कहता है भारतीय संसद में कितने सदन हैं, 79 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताइए। 79 का आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे, है ना, कितने हो जाएंगे बताइए। तो आप कहेंगे सीधी सी बात है, 2 पर कब तक हम लोग मार चुके हैं, है ना, 2। अब देखिए कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में सांसद शब्द का उल्लेख और संसद राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है तथा अर्थात संसद की लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है ना, 2 सदन याद रखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 80 नंबर का आंसर कीजिएगा। था किस काल, चाहे युग कहिए, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार ऐसे कहेंगे, पत्थर के औजार, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? युग की बात कर रहा है, युग, है ना, तो युग भी पढ़ना जरूरी है। 80 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे। 80 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएंगे पुराना, कहते हैं पूरा पाषाण, हाँ सॉरी याद, पूरा पाषाण हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पूरा पाषाण। किस काल या फिर किस युग में पत्थर के जो औजार पाए गए थे वो पूरा पाषाण काल। पूरा याद रखें, पूरा के पूरा, है ना, पूरा पाषाण काल। देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए, जो प्रारंभिक चरण था। इसके बाद मध्य पुराण काल व तीसरा उच्च पुराण पूरा पाषाण काल माना जाता है। ठीक है, अब आइए 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? इसका आंसर कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? 81 नंबर का आंसर करेंगे, वो क्या कहलाते हैं। देखिए क से आया तो क्या यही न होगा, कैलिको कहलाते थे। कैलिको नहीं, कैलिको, है ना, कैलिको कहलाते थे। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली खोजकर्ता कैबरन केरल के कालीकट पहुँचे और यहाँ एक कारखाना स्थापित किया गया जो देश में पहला यूरोपीय कारखाना था। याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित हैं? वाह क्या प्यारा क्वेश्चन है। 8 ग्रहों में कहता है बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 82 का आंसर करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे पहला। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से पहला स्थान पर क्या है स्थित है। देखिए कहते हैं सौरमंडल में कुल 8 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना, जिसमें सूर्य के सबसे करीब वो सबसे बड़ा जो है बुध ग्रह है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सूर्य के सबसे करीब वो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया। कहता है 83 कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है?
इसका आंसर कीजिए। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? सो नहीं ना रहे हैं, आंसर कीजिए, बताइए। सोना नहीं है, 83 का। सो जाएंगे तो फिर सब कुछ सो जाएगा, बताइए 83 का क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएंगे उष्ण कटिबंध हो जाएंगे। देखो तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। 84 का आंसर कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती? गाजर नहीं खाई जाती हैं, टेपियोका नहीं खाए जाते हैं, मूली, गेहूँ। क्या आंसर सीधी सीधी लोग दिख रहा है, बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएंगे? 84 का आंसर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? किसकी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? 84 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो 1 नंबर लेना है तो गेहूं को मारना पड़ेगा। गेहूं का जड़ें खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। गाजर खा लेते हैं, टेपियोका खा लेते हैं, मूली का जड़ें हैं वही खाते हैं ना, लेकिन गेहूं का जड़ें नहीं खाते हैं। ठीक है, गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती क्योंकि ये जड़ें खाद्य होती हैं, है ना। अब 85 क्वेश्चन कहता है कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? बताइए कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है? 85 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का रक्त क्या होता है? थक्का नहीं जमता है। 85 का आंसर बताइए। तो आप कहेंगे विटामिन के की कमी से जो रक्त है ना उसका थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है एवं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती हैं। इसमें कितनी सारी क्वेश्चन देख रहे हैं। एक तो पहले के वाला हम लोग का काम खत्म। ए की कमी से रतौंधी अभी बताए थे आगे। ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति में कमी हो जाती है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 86 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मानव की पसलियों डॉट डॉट के साथ जुड़ी होती हैं। किसके साथ जुड़ी होती हैं? मानव की पसलियों किसके साथ जुड़ी होती हैं? 86 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताइए इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएंगे? क्या है 86 का आंसर बताइए। तो आप कहेंगे कि एस्टर्न है, एस्टर्न है ना, एस्टर्न। अरे इधर आ गया, क्या है? एस्टर्न है। ठीक है, मानव की पसलियाँ एस्टर्न के साथ जुड़ी होती हैं। देखिए कह रहा है कि मानव की पसलियों के साथ एस्टर्न जुड़ी रहती हैं। एस्टर्न की वक्ष कहता है, अस्थि भी कहते हैं, वक्ष अस्थि कहते हैं। देखिए 87 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता होगी किसकी इकाई होगी? बताइए 87 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे? 87 क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएंगे ओम। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? ओम हो जाएंगे। देखिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम, देखिए ओम होगा यहाँ पे, इसके लिए क्षमा, यहाँ क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ओम हो जाएंगे। ठीक है, ओम। ठीक है, अब ये ओम है तो चालकता की इकाई भी ओम होगी। ठीक है, आइए कहता है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या किया जाए? बताइए, उठाया जाए, ढकेला जाए, क्या किया जाएगा? तो न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को 88 का आंसर करेंगे। थोड़ा समय इसमें लगेगा क्योंकि धारा पढ़ना है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तो न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, है ना। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। कार्य की माप आरोपित बल तथा बल की दिशा में पिंड के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए 89 है, कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया। देखिए कहता है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? 89 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर कोई दे देगा, सीधी सी बात है इसका आंसर, है ना। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या होता है, क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। देखिए वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो है होम पेज कहलाता है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो
क्या होता है, क्या बताइए क्या होता है। कहता है जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाएंगे, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, यहाँ क्या हो जाएंगे, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। इसका आंसर एक पादक, कहता है एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, वो हो जाएंगे पारा। अनिवार्य, कहता है अनिवार्य घटक क्या है, पारा है, ठीक है। अब देखिए, कहता है एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक पारा है, पारे में अमलगम का एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरितगृह, कहता है हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे मेरे दुलारे स्टूडेंट बताएंगे इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 92 है ना, क्या हो जाएंगे, कहता है हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। 92 का आंसर क्या होएगा, बढ़ता है ना, क्या हो जाएंगे, बढ़ता है, ठीक है। आइए अब देखिए, कह रहा है यहाँ पे देखा है ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। इन गैसों में CO2 यहाँ हो जाएंगे, CO2 ऐसे हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए क्षमा, CO2 यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, CO2 मीथेन जल वाष्प आदि शामिल हैं, समझ गए, CO2 मीथेन जल वाष्प आदि शामिल हैं। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है BPL श्रेणी में संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। ABCD यहाँ से दिए हुए हैं, इसका आंसर कीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। 93 नंबर कहता है कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता और स्टेट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है, वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो जाएंगे। देखिए करा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 से शुरू की। अब पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब शुरू की गई, तो 2017 में। अगर कह देंगे किसके द्वारा शुरू की गई, तो कह देंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। जो भारत सरकार की योजना है, इस योजना के माध्यम से वृद्ध नागरिकों को सरकार जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराएगी। 94 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कहता है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। वाओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। 94 का आंसर करेंगे, कहता है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। 94 का आंसर करेंगे, है ना, इसका आंसर कौन हो जाएंगे, टोरी सेली हो जाएंगे, टोरी सेली। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, टोरी सेली। देखिए बैरोमीटर का आविष्कारक टोरी सेली हैं, जिन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार 1644 ईस्वी में किया। अगर पूछ दे यहाँ पे कि बैरोमीटर का आविष्कार कब किया गया, तो 1644 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो टोरी सेली के द्वारा, याद रखेंगे। और ये 95 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कपास के रेशों का, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि एक सेशन कैसा लग रहा है। आप लोग नहीं करते हैं, है ना, आप देखिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे एक नई एनर्जी मिलती है ना, कि चलो और मेहनत करते हैं और बच्चों को बताते हैं, ठीक है। अगर ये रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, तो कीजिए थोड़ा सा, आप भी एयरफोर्ट लगाइए, है ना। चलिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आप भी मेरी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना।
अब आइए 95 क्वेश्चन कर रहा है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? इसका आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। कपास के रेशों का उपयोग कर, है ना, कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ऐसे ही तो पूछ रहा है। 95 का आंसर करेंगे। 95 का आंसर क्या हो जाएंगे, ये हैं दूसरे क्षेत्र में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। कपास के अलावा द्वितीयक क्षेत्र में खाद्य निर्माण, विद्युत उपकरण व हस्तशिल्प को भी शामिल किया जाता है ना। अब आ जाइए 96 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहते हैं कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती हैं। 96 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती हैं, बताइए। इसका जो आंसर हो जाएंगे गंधार कला। क्या हो जाएंगे, गंधार कला, है ना। अपना राइट आंसर क्या है, गंधार कला को क्या कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है, एक सेकेंड, क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, गंधार कला को। देखिए गंधार कला को ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती हैं, ये हो गया। कहते हैं जो एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है, इस कला के बारे में वैदिक तथा बाद के संस्कृत साहित्य में मिलता है। ठीक है, देखा था कि इस अधिनियम में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। 97 का आंसर क्या हो जाएंगे, कहते किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 97 का आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए। तो आप कहेंगे नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा। अमेरिका में नस्ल, क्षेत्र, कहता है नस्ल, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर जो भेदभाव को नागरिक अधिनियम 1964 ईस्वी प्रतिबंधित किया गया। इसी प्रकार भारत में भी संविधान के भाग 3 में सभी प्रकार से समानता की बात की गई है ना। अब ये 98 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि अबैंड, कहता है कि अबैंड इन द रिवर, अबैंड इन द, अबैंड ऐसे ए होगा, एबैंड रिवर, कहता है एबैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। 98 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अबैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, 98 का क्या हो जाएंगे, BS नायपाल। क्या हो जाएंगे, BS नायपाल, है ना। इसके लेखक कौन है, BS नायपाल। देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित BS नायपाल द्वारा अबैंड इन द रिवर नामक पुस्तक लिखी गई हैं। याद रखेंगे इन्हें क्या मिला है, नायपाल, कहता है VS नायपाल को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, 99 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि ... कहलाती हैं। क्या, कौन सी संधि कहलाती हैं, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्ति क्षेत्र संधि, है ना। कौन सी संधि कहलाती हैं, बताइए। इसका एक और नाम है, उसको बता देना है। 99 का आंसर करेंगे, वो हो जाएंगे पेलिंडबा संधि कहलाती हैं। देखिए अफ्रीकी परमाणु हथियार जो है ना मुक्त क्षेत्र संधि, इसको पेलिंडा, कहता है पेलिंडाबा, सॉरी पेलिंडाबा संधि भी कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए आ गए हैं हम लोग विश्व भर के विभिन्न 28 देशों, देखिए आ नहीं गए हैं, 99 का थ्योरी है। विश्व भर के विभिन्न 28 देशों में परमाणु हथियारों को निषेध करने के लिए वर्ष 1996 में अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर किया, जो जुलाई 2009 से प्रभावी हुई, और इस संधि को पेलिंडाबा संधि भी कहते हैं। ठीक है, आइए समझ में। अब ये 100 नंबर क्वेश्चन क्या कराएगा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना आया है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? 100 नंबर का आंसर करेंगे, है ना। बर्मा जी आइए, है ना। ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर है म्यांमार। भारत की कौन सी पड़ोसी देश हैं जो बर्मा के नाम से, तो बर्मा का एक और नाम है म्यांमार, है ना। अब देखिए कह रहा है भारत से अलग होकर वर्ष 1937 में एक नया राष्ट्र बर्मा बनना
जिसका नाम बदलकर म्यांमार किया गया तथा इस देश ने राजधानी का नाम भी इस देश के क्या होगा, इस देश के राजधानी का नाम भी रंगून से यंगून किया है ना। रंगून से, देखिए रंगून से नाम क्या किया है, यंगून किया है। अब भारत से कब अलग हुआ है, 1937 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, अब बताइए कि आप पार्टी देने वाले हैं कि नहीं। 100 में कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ, 100 में कितने? अगर 100 में 95 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो समझिए कमेंट करके आपको पार्टी देने हैं कि मेरा इतना आया हुआ है ना। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक करें और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं। और इसके आगे क्या बोलेंगे, डेली क्लास देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।